Honorable LG Mr. माथुर, सभी मंच पर उपस्थित सम्मान्य अतिथिगण और उपस्थित भाई और बहन, किसी भी रीजन के विकास में चार बातें इंपॉर्टेंट होती है। वन इज वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जहाँ तक जम्मू के लिए, श्रीनगर के लिए और लद्दाख और लेह के लिए सबसे बड़ी समस्या थी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। रेलवे अभी श्रीनगर तक गई है, फिर भी रेलवे का विकास करने के लिए और काफ़ी समय लगेगा। रोड नेटवर्क के लिए हमने काफ़ी कुछ काम करने का प्रयास किया है। इस समय करीब 60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हमने हाथ में लिए हैं काफ़ी, जिसमें जम्मू और श्रीनगर के रिंग रोड का है काम है, लेह लद्दाख का भी सड़क का निर्माण का काम चल रहा है, दिल्ली कटरा हम लोग 22 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं और उसमें से 3.5 लाख करोड़ के हाईवेज है और 7 हाईवे पे हमने काम भी शुरू किया है। जैसे दिल्ली मुंबई का कॉरिडोर है और ये पूरी नई अलाइनमेंट है। तो उसके साथ साथ हम लोग दिल्ली टू कटरा ये ग्रीनफील्ड हाईवे बना रहे हैं, ये भी काफ़ी उपयोगी होगा। जो श्रीनगर से जम्मू को जाने वाला हाईवे है उसमें काफ़ी काम पूरा हुआ है। उसमें से जेडमोड़ सुरंग जो था और बाकी भी जो टनल्स थी उसके काम में दिक्कतें थी, अब काफ़ी सुलझाई गई है। झोजिला का जिसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो सुरंग बनी है वो तो इस समय स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है, वो इतना सुंदर प्रोजेक्ट बना हुआ है। झोजिला के बारे में जो अभी एलजी साहब ने कहा वो सही है, पर ये प्रोजेक्ट करने के लिए आप भी ब्यूरोक्रेसी में काम कर रहे थे, इसलिए आप अनुभव करेंगे कि किसी को कितना रेड टैपिज्म में फंसा कर डालना, इसका अच्छा उदाहरण ये है। ये अच्छा हुआ कि आपने बात कही। इसके प्रोजेक्ट के प्रॉब्लम भी है कि ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैंने पूरी मेहनत करके इसको, क्योंकि 4 महीने काम कर सकते हैं और इसकी कॉस्ट 6,500 करोड़ थी और बड़े मुश्किल से इसका टेंडर निकाल कर फाइनल किया और वो IL&FS को मिला और उनको जैसे वर्क ऑर्डर दे दिया वैसे IL&FS कोलैप्स हो गई। तो वो पूरा काम अब हुआ और अभी मिनिस्ट्री ने मुझे कहा कि अब इसकी 6,500 करोड़ की कीमत 8,500 करना। तो मैंने कहा मैं ये करूँगा नहीं, और इसलिए अब मैंने ये तय किया है कि इसका स्टडी किया है, कंसल्टेंट भेजे है और उसमें से हम लोग फाइनल कंक्लूजन पर आए हैं। हम इसको 6 पैकेज में बनाने की कोशिश कर रहे हैं और 6,500 में अब इसको हम लोग EPC मोड में करेंगे। और मैंने 50 जो टनल कॉन्ट्रैक्टर हैं उनका मैंने वर्कशॉप बुलाया अभी, और उनकी सलाह से फिर, क्योंकि इसमें काफ़ी टेक्नोलॉजी जो है, जो उसमें जो टेक्नोलॉजी में यूज़ करने के लिए स्विट्ज़रलैंड और बाकी जगह के काफ़ी फॉरेन कंसल्टेंट का भी उपयोग कर रहे थे। अब उसमें से हमने हमारे देश के जो कॉन्ट्रैक्टर है उनका उपयोग करके करेंगे, तो ये कॉस्ट 6,500 करोड़ में ही होना चाहिए, ये मेरा प्रयास है। क्योंकि अगर मैं 6,500 करोड़ के कॉस्ट बढ़ती तो फिर मुझे कैबिनेट में जाना पड़ेगा, तो उसमें फिर करीब 7-8 महीने चले जाएंगे। तो अब कोशिश तो कर रहा हूँ, शायद मुझे लगता है कि इस 6-8 महीने में इसका निर्णय हो जाएगा। क्योंकि ये टनल अगर हो जाएगी तो लद्दाख और लेह को जो 6 महीने कनेक्टिविटी नहीं होती वो अगर मिल जाएगी तो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा होगा। और जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बाकी भी काम जैसे हो रहे हैं, वैसे मैं बीच में वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर था और उसमें करीब 8 प्रोजेक्ट ऐसे थे कि जो हमारे हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल, इन राज्यों में जो प्रोजेक्ट को साइन करना था उस 1970 से पेंडिंग पड़े थे। और मैं भी हैरान हो गया कि कोई प्रोजेक्ट
साइन ही नहीं हो रहे थे। तो मैंने अपने टेक्निक से वो 8 प्रोजेक्ट पे साइन करा लिया सभी मुख्यमंत्रियों की, क्योंकि मैंने उनको कहा कि आज मेरे चेंबर में बैठ के साइन करना, या तुम्हारे स्टेट को 1 भी रुपया नहीं देता, जाओ तुमको जो करना है करो, यू साइन इट, अदरवाइज आप इसको पेश करो। तो मुझे सभी चीफ मिनिस्टर ने सहयोग किया। फिर जो जम्मू कश्मीर में 8 के अलावा 2 प्रोजेक्ट है, एक शाहपुर कांडी बांध और ऊंज बांध, इसका भी झगड़ा पंजाब का और जम्मू कश्मीर के इसमें काफ़ी चलता था, वो भी नहीं होता था। फिर अचानक उसमें गवर्नर रूल जब आया तो अमरिंदर सिंह मेरे पास आए और उनको और उनके चीफ सेक्रेटरी को मैंने समझाने के बाद उन्होंने कहा कि मैं ये मेरी ग्रीवेंसेस है। तो मैंने उस समय सतपाल मलिक साहब को फ़ोन किया और मैंने उनको कहा कि मैं इनको भेज रहा हूँ, इनको आप एग्रीमेंट साइन करने के बिना छोड़ना ही नहीं वहाँ से तो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को भेजा और वो भी साइन हो गए। तो हाइड्रो पावर एक अच्छा इनकम सोर्स है और उसके लिए निश्चित रूप में इसका उपयोग करना चाहिए। और जो भारत और पाकिस्तान का निर्माण होने के बाद जो 3 नदियां हमारे हिस्से में मिली और 3 नदियां जो है पाकिस्तान के हिस्से में गई, नदियां तो हमारे यहाँ से निकलती है, तो हमारे ही 3 नदियों का हमारा पानी हम अभी यूज नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग अभी ये जो सरहद कैनाल है, इंदिरा कैनाल कहते हैं, उसका हमने मेरे ही समय हमने उसका कंक्रीट लेयरिंग मंजूर किया। तो केवल उसके करने से राजस्थान के 8 जिले की पानी की समस्या सुलझाई जाएगी। तो नेचुरली मुझे लगता है कि इसमें जितना पानी कश्मीर को मिलेगा वो कश्मीर को देंगे। और कश्मीर के बाद वो भी विवाद था कि हमको इतना ही पानी चाहिए। हमारे अधिकारी कहते थे कि कश्मीर यूज ही नहीं कर पाता। तो मैंने उनको कहा कि आप विवाद क्यों करते हो, आप ये लिखो कि जितना पानी कश्मीर को यूज करना है उतना कर लो, बाकी का पानी जो होगा वो छोड़ दो, वो राजस्थान में जाएगा। तो बोले एक ही बात है मैं जो कह रहा हूँ, एक्चुअली वहाँ 32,000 हेक्टेयर के ऊपर इरिगेशन हो नहीं सकता था, तो वो भी क्लियर हो गया। तो मुझे लगता है कि हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स ये राज्य को रेवेन्यू अच्छा दे सकते, जो एलजी साहब ने कहा। जो सेकंड थिंग जो है, रोड सेक्टर में काफ़ी बड़े प्रमाण पर सुधार हुआ है। अभी मैं मालदीव गया था और मालदीव में मुझे उन्होंने बताया कि मालदीव में इंडिया का टूरिस्ट का नंबर 5वां था, पर अचानक वो दूसरे नंबर पे आ गए। इंडिया, चाइना पहले और इंडिया दूसरे नंबर पर। तो मैंने कहा क्या चमत्कार हुआ? तो उन्होंने कहा कि इंडिया से, दिल्ली से, मुंबई से, चेन्नई से इंडिगो, स्पाइस जेट और गो एयरवेज की फ्लाइट शुरू हो गई। अब 8 फ्लाइट मालदीव जाती है। तो मालदीव 8 फ्लाइट जैसे रोज जाती है, इसका एयर इंडिया की भी जाती है। इसका पहला परिणाम ये हुआ कि इंडिया का जो टूरिस्ट नंबर था मालदीव में, जो 5वें नंबर पर था, वो दूसरे नंबर पर आ गया। तो जम्मू और कश्मीर में विशेष रूप से जो कुछ थोड़ी बहुत अड़चने उसमें है, पर आज श्रीनगर एयरपोर्ट और जम्मू एयरपोर्ट और अभी लद्दाख ले ये भी एयरपोर्ट जो है ये भी अच्छा है। इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए एयर ट्रैफिक के लिए कुछ पैकेजेस अगर दिए जाएंगे और टूरिस्ट की संख्या अगर इसमें बढ़ जाएगी, तो मुझे लगता है कि एकदम टूरिज्म भी ऐसा सेक्टर है कि 49% ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल पर खर्चा होती है। और मुझे लगता है ये टूरिज्म ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और इसके लिए कुछ भारत सरकार में बैठकर योजना बनाई जा सकती है जिसमें हम मदद करेंगे। और मैं मानता हूँ कि ये आज तो रेलवे का नहीं, रोड का तो कठिन है लद्दाख लेह में भी, पर बाकी जगह पर श्रीनगर तक तो रोड के लिए हमने बनाया। और अभी जो हाईवे बना रहे दिल्ली से, वो भी काफ़ी बड़ा है। तो इससे नेचुरली मुझे लगता है टूरिज्म बढ़ेगा। उससे सबसे अच्छी बात हुई कि 370 हटने के बाद ये जो 5 स्टार 3 स्टार होटल्स है, रिसोर्ट्स हैं, अब वो वहाँ जा सकेंगे, जगह ले सकेंगे। और ये स्वाभाविक रूप से एक होटल के पीछे बड़ा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। तो सबसे पहले टूरिज्म, उसके बाद हॉस्पिटलिटी, जो विशेष रूप से होटल रिसोर्ट्स जो है, इसके कारण, और फिर एक काफ़ी बड़ा लोगों को एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल मिलेगी। जो विषय जो मेरे पास है उसमें हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, उसमें आपका सहयोग चाहिए। अभी हमारे इसमें टोटल देश में ग्रोथ में 29% ग्रोथ के कंट्रीब्यूशन एमएसएमई का है। ये माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज, विलेज इंडस्ट्रीज, खादी ग्राम उद्योग इसका है।
48% एक्सपोर्ट एमएसएमई का है और अभी तक 11 करोड़ जॉब क्रिएट हुए हैं। तो नेचुरली अभी हम प्लान बना रहे हैं और मैं आप लोगों से भी सुझाव चाहूँगा कि हर जगह पर कोई स्ट्रेंथ है और कोई वीकनेसेस है, तो स्ट्रेंथ का उपयोग करके वीकनेसेस को कम करना ये उसका ऑप्शन होता है। अब वही टेक्नोलॉजी के ट्रेनिंग सेंटर वहाँ शुरू करेंगे पर वहाँ इंडस्ट्री नहीं है तो रोजगार कहाँ से मिलेगा, उनको इधर ही आना पड़ेगा। तो जो सेक्टर्स हमने तय किए हैं उसमें हमारा कॉन्सेंट्रेशन विलेज इंडस्ट्री पर है और विलेज इंडस्ट्री में अभी पिछले साल हमारा टर्नओवर 75,000 करोड़ का था और इस साल 1 लाख करोड़ होगा। और मैंने अभी तय किया है कि अब सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हम लोग विलेज इंडस्ट्री पर करें और 115 जो एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके साथ अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, लद्दाख, लेह, श्रीनगर, कश्मीर, ये सब बातें हमने प्रायोरिटी में ली है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इंडस्ट्री हमने सिलेक्ट की है वो है हनी की है। और कल मुझे खुशी है कि मैंने कहा कि अब शुगर को हनी से रिप्लेस करना चाहिए। आज मेरे घर पर है, वो मैं यहाँ ला नहीं पाया, एक प्लास्टिक का ऐसा साँचे है, उसको केवल ऐसा करके दबा दिया तो पूरा हनी चाय में जाता है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि शुगर को रिप्लेस करके चाय और कॉफ़ी के लिए हमारे प्लेन में, हमारे होटल में, हमारे रेस्टोरेंट में हनी को रिप्लेस किया जाए। तो हनी का जो है वो अभी हमने काफ़ी कोशिश की और हनी के क्लस्टर्स में हमारे स्फूर्ति में हम हनी का क्लस्टर दे रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि अमेज़न के साइट पर हाई एल्टीट्यूड का जो हनी है उसकी कीमत 7,000 रुपये किलो है और हम 200-250 रुपये किलो के इसमें हनी देते हैं। और हनी का भी प्रोडक्शन में पूना में हमारा इंस्टीट्यूट है और जो सक्सेसफुल है ऑलरेडी हमने इसका बजट 10 गुना कर दिया है। और स्फूर्ति में तो मैं जो है हिमालयन, इसमें विशेष रूप से हाई एल्टीट्यूड में जो हनी है बहुत कॉस्टली होगा और ये एक बहुत अच्छा फायदा होगा जिससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो मुझे लगता है हनी एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरे फोटोग्राफ्स मैंने अभी एलजी साहब को दिखाए, हमने वहाँ चरखे दिए हैं और श्रीनगर की क्षेत्र में हमने एक प्रोजेक्ट खादी ग्राम उद्योग से शुरू किया है। हमने रुमाल बनाया उसमें से और एक रुमाल की कीमत 50 रुपये है, तो 3 रुमाल हो गए 150 रुपये के। जो रेमंड के ब्रांडेड रुमाल है 3, वो 250 रुपये, 350 रुपये में है और दूसरे कंपनी के 250 रुपये में है। ये चरखे पर निकले हुए सूत जो है, इसका जो रुमाल है ये हम 50 रुपये में देते हैं। और अभी श्रीनगर के आसपास अभी इसकी 12 संस्थाओं को काम दिया है, 2000 महिलाएं काम कर रही है और अभी हम लोग 20,000 महिलाओं तक ले जाने का आदेश दिया है। ये जो रुमाल बनाते थे, एक महिला 4 घंटे में 80 रुमाल बनाती है। तो 80 रुमाल में पहले उसको 2 रुपये मिलते थे, तो जब कार्यक्रम हुआ तो मैंने उसको 2 से 3 रुपये कर दिया, तो 240 रुपये मिलेगा। तो ये महिलाओं को ये एकदम एश्योर्ड रोजगार मिलेगा और ये सेंटर्स लद्दाख लेह में भी शुरू करने के लिए हम तैयार हैं। तो ये जो रुमाल है, अभी तक हमने पेटीएम कंपनी जो है उन्होंने हमारे से 2 करोड़ रुमाल खरीदी की है। रुमाल का पैकेजिंग भी अच्छा है, मैं अभी मेरे घर पर था पर लाने के लिए भूल गया। और वो 50 रुपये का एक रुमाल है, एकदम सस्ता है, बेस्ट क्वालिटी का है। तो 3 रुमाल 150 के हैं, तो अभी हमने 5 रुमाल और 3 रुमालों का सेट किया हुआ है। तो ये करीब करीब 20,000 महिलाओं को इस साल में काम देने का हमारा प्रयास है और ये बहुत अच्छी तरह सक्सेस होगा और इसमें महिलाओं को रोजगार मिलेगा। ये लद्दाख लेह में बैकवर्ड एरिया में विशेष रूप से अच्छा होगा। जिसका उल्लेख एलजी साहब ने अभी किया, पश्मीना, तो पश्मीना की शाल का टर्नओवर अभी बहुत कम है, 30 करोड़ है और ये वहाँ की स्ट्रेंथ है, इसकी प्रोडक्शन बढ़ सकता है। तो मैंने हमारे लोगों को कहा कि इसकी जो शाल है उसके साथ इसको कुछ मिक्सिंग करके इसके शर्ट के कपड़े बन सकते हैं क्या, साड़ी बन सकती है क्या। तो मैं मौर्य शेरेटन में एक दुकान में गया था, तो वहाँ मैंने वहाँ के साड़ियों के भाव देखे। तो सबसे सस्ती साड़ी पश्मीना की वो 70,000 रुपये की थी और महंगी साड़ी 1,60,000 रुपये की थी। अब इसमें डिज़ाइनिंग के हिसाब से रिसर्च करके ये मुझे लगता है कि ये एक फील्ड है जिसमें काफ़ी विकास हो सकता है और अभी खादी ग्राम उद्योग ने इसमें काम लिया है। दूसरा, जो लद्दाख और लेह में ये जो लोग हैं, ये इनका जो खाना बनाते हैं वो सब मिट्टी के ये होते हैं। तो अभी हमने वो पॉट हिल हमारे तरफ से, जिसके फोटोग्राफ्स मैंने दिए, इलेक्ट्रिक पॉटरी व्हील,
तो करीब 178 हमने उनसे बांटे हैं। तो उससे काफ़ी चेंजेस हुआ है और काफ़ी लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है। ये भी बड़े प्रमाण पर दे रहे हैं, 712 लोग अभी उस पर काम कर रहे हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक पॉटरी मिल है उससे मिट्टी की कांगड़ी, फायर पॉट, ये भी काम बनाने में उसके कारण तेजी आई है। तो मुझे लगता है कि वहाँ के लोगों को हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, बाद में कुम्हार जो है जो पॉटरी व्हील्स के हैं, हनी है, फिर पसीना है, तो ये जो वहाँ की स्ट्रेंथ है कि वो बहुत उपयोगी है। इस बार भारत सरकार ने, शायद मेरी जानकारी से 18 लाख टन ये सेब खरीदी किया नाफेड के द्वारा, और पहली बार बड़े प्रमाण पर ये पूरा काफ़ी मार्केट में भेजा भी गया है। पर एक सच है, आप उसको अच्छी क्वालिटी है, मैं भी अच्छी बोलता हूँ, पर आजकल हमारे दिल्ली के मार्केट में न्यूजीलैंड से और बाहर से भी आते, वो क्वालिटी बहुत अच्छी है, इससे भी कई गुना अच्छी है। आजकल बड़े शादी में दिल्ली में जाएंगे तो जो फ्रूट्स मिलते हैं वो इंडियन नहीं होते, वो बाहर के ही होते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके लिए थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। और ये यहाँ की जो स्ट्रेंथ है उसी को अगर हम एम्प्लॉयमेंट अगर खड़ी करेंगे, पर कैपिटा इनकम और परचेसिंग पावर बढ़ेगी, जीडीपी वहाँ का बढ़ेगा, तो परिस्थिति बदलेगी। तो जहाँ तक जो सरकार का काम है, वाटर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर, ये तो हम लोग पूरी तरह से इसमें लगभग करेंगे। एक और अच्छी बात है, मैं जब वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर था तो हमारे यहाँ अभी टेक्नोलॉजी जो है यही हमारा भविष्य है। हमने कह दिया इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड स्किल्ड, वी नेम इट एज ए नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। तो अभी मैं बीच में जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गया था तो मैं ऑस्ट्रिया गया था, और वहाँ एक डॉफलमेयर करके कंपनी में गया था, और वर्ल्ड में जो रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे, काफ़ी उन्होंने रिसर्च किया, अच्छे ये किए है। हवा में चलने वाली डबल डेकर बस है, और उनकी टेक्नोलॉजी मैंने NHI में ये धौला कुआं से गुड़गांव तक कोशिश करा था, तो बहुत कोशिश की, पर वो ब्रॉडवेज, मॉडगेज, मीटर गेज किसने करना, सेफ्टी के नाम्स करते करते इतना मुझे थकाया कि अब मैं थोड़ा सा, मैंने बोला ये इसमें समय खराब करने के बजाय, क्योंकि रेलवे का तो आपको मालूम है वहाँ तो क्लियरेंस मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, तो ये सब उसी में फंसा था। तो फिर मैं NHI में मैंने वो पीछे छोड़ दिया, और मैं वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर बनने के बाद मैंने वेबकॉस के MD को ऑस्ट्रिया भेजा, और उनका मैंने डॉफलमेयर के साथ एग्रीमेंट साइन करा दिया है टेक्निकल। अब ये जो मैंने हिमाचल के भी मुख्यमंत्री जी को कहा, और ये आपके यहाँ भी फायदे का होगा, कि मैंने उनको कहा कि आप PPP मोड में तैयार करिए, और जो रोलिंग स्टॉक है उसके ऊपर एग्जम्पशन दीजिए टैक्स के, वो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए स्टेट में दीजिए, नोशनल लॉस होगा, नहीं तो कोई होने वाला नहीं है, और पावर ऑफ फ्री ऑफ चार्ज दीजिए। हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर के पास हाइड्रो पावर है, तो इकोनॉमिक वायबिलिटी आने के लिए अगर पावर मिली तो रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे की बेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो वेबकॉस अपनी गवर्नमेंट कंपनी, उनका जॉइंट वेंचर हुआ, काफ़ी इसमें काम कर रहे हैं। तो ये अगर हमारे पहाड़ी क्षेत्र में जाने के लिए, अगर ये ट्रांसपोर्ट के लिए अगर पावर हमने फ्यूल करके यूज़ किया तो वो बहुत सस्ता है, यानी 71 रुपीज़ का डीजल, 88 रुपीज़ का पेट्रोल, इक्वल टू 10 रुपीज़ की इलेक्ट्रिसिटी। और मैं ही ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, अब तो मैं इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो CNG पर चला रहा हूँ। सर आपको पता होगा कि पिछले 26 जनवरी को डिफेंस के हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट हमने जेट्रोफा ऑयल से फ्यूल तैयार करके चला है, और हमने एक बहुत ताकत लगाकर स्पाइस जेट का एक हवाई जहाज देहरादून से दिल्ली 25% बायो एविएशन फ्यूल यूज करके लाया। तो मुझे लगता है कि जो नॉन एडिबल ऑयल सीड्स हैं, और जो विशेष रूप से हिमालय के क्षेत्र में काफ़ी मिल सकती है, उसका विकास करके बायो एविएशन फ्यूल हमारा 40,000 करोड़ का इंपोर्ट है, और हमारा तेल सस्ता है, कैलोरिक वैल्यू ज़्यादा है, और हम 65 से 70 रुपये का बाहर का पेट्रोलियम फ्यूल ला रहे हैं। ये एकदम बहुत बड़ी डिमांड है, जिसमें हम काफ़ी बड़े एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से वहाँ की स्ट्रेंथ का उपयोग करके ही रोजगार निर्माण करना होगा। ये बात सच है कि अभी हमारी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT वहाँ खुलेगी, सरकार ने उसके लिए निर्णय भी किए हैं, पर वहाँ की स्थानिक स्थिति में जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है और वहाँ की जो प्लस है
उसमें बेस्ट टेक्नोलॉजी को जोड़कर अगर हम वहाँ की प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं और वहाँ की चीज़ों को पूरे देश में मार्केट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे ये पश्मीना के लिए एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और इसमें काफ़ी रिसर्च करके प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग करके काफ़ी हो सकता है। अभी कभी कभी हमारे यहाँ हम मार्केटिंग नहीं कर सकते। अभी खादी में हम खादी डेनिम बना रहे हैं। ये जो मैंने कल पत्रकारों को बताया, वो सैंपल दिया, जितनी जीन की पैंट उन्होंने पहनी थी उनसे सबसे अच्छा हमारा था। अब अरविंद मिल खादी ग्रामोद्योग से खरीदी करके वो एल से कौन सी जीन कंपनी है बनाती है, जीन बनाती है लिवाई। अब वो हमारा खादी डेनिम वो लिवाई खरीदी कर रहा है अरविंद मिल के द्वारा, और हम दे रहे 250-300 रुपये मीटर, वो बेच रहा है 1100 रुपये मीटर। तो क्या होता है कि उसका ठप्पा लगेगा तो हमारे लोगों को लेने में अच्छा लगता है, हमारे ओरिजिनल सस्ता मिलेगा तो नेचुरली वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकली सूट नहीं होता। तो ये जो सोलर चरखा है, ये अभी हमने आपको इसके लिए भी जो एमगिरी करके संस्था है, मैं एलजी साहब से अनुरोध करूंगा कि हमारे ये जो एमगिरी है वर्धा में, उन्होंने ये जो उलन का जो थ्रेड है पसीना का, इसको मिक्सिंग करके 5 मशीन्स आपको हमने वहाँ दी है और वो मशीन का सोलर पे चलती है। और सोलर चरखा अभी हमने लाया है और 13 क्लस्टर्स मंजूर किए हैं और जो बड़े बड़े ब्रांड्स है इसमें वो सोलर वस्त्र का भी उपयोग हो रहा है। तो ये भी चरखा दिया है जो अभी मैकेनिज्म इसमें अच्छा ये किया हुआ है और सोलर का भी है। ये मुझे लगता है कि वहाँ स्किल ऑलरेडी उन लोगों के ऑल हेरिडेटरी में है। तो ये जो खादी ग्रामोद्योग के हमारे चेयरमैन को मैंने कल ही कहा कि आज मैं जा रहा हूँ, आप उनको बुलाइए, और उनको कोई पैसे की कमी नहीं है। और इसलिए पूरे लद्दाख, श्रीनगर और जम्मू सभी क्षेत्रों में वहाँ के स्थानिक रॉ मटेरियल को वैल्यू एडिशन करके उसको अगर हम मार्केटिंग करने में सफल होते हैं तो काफ़ी बड़े प्रमाण पर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा होगा। और टूरिज़्म के साथ हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स और विशेष रूप से ये पश्मीना, उसके साथ साथ हम लोग बाकी भी मिट्टी का उपयोग करके जो हमने मैकेनिक सिस्टम दिए कुम्हारों को, अभी 450 स्टेशन पर हमने खुल्लड़ मैंडेटरी कर दिए। तो काफ़ी कुम्हारों को देश में काम, लाखों में काम मिला है। तो मुझे लगता है कि अब प्लास्टिक के बजाय काफ़ी बातें बदल रही है, लोग भी सहयोग कर रहे हैं। हनी ये ऐसी इंडस्ट्री है कि ये हमको बहुत ताकत दे सकती है और मैं तो अभी कोशिश कर रहा हूँ कि 1 लाख टन हनी के प्रोडक्शन पर हम जाए। और इसके लिए जो हमारी स्फूर्ति योजना है उसमें हम 2.5 करोड़ ग्रांट देते हैं। अभी कल मैंने जब रिव्यू किया तो वो पिछले 3-4 साल में इसमें केसेस मंजूर करने में बहुत ढिलाई थी। तो मैंने कल उनको कहा कि मुझे आगे प्रेजेंटेशन ही आपका देखना नहीं है, कितने लोगों ने अर्जा किया और कितना किया, आप 1 महीने के अंदर 500 केसेस मंजूर करो, नहीं तो तुम्हारी सीट छोड़ दो। तो अभी कल उन्होंने शाम को 11 बजे तक मीटिंग करके आज सुबह मुझे बताया कि उन्होंने 48 प्रोजेक्ट मंजूर कर दिए। तो मैं स्फूर्ति ऐसी स्कीम है कि अगर 500 लोगों को अगर आपने रोजगार दिया तो आपको 500 तक 2.5 करोड़ और 500 के ऊपर जाने के बाद 5 करोड़ तक इंसेंटिव मिलता है। तो ये साहब बैठे यहाँ टाटा में, उन्होंने अच्छा काम किया है। सर, इसका कोई स्फूर्ति की योजना के एक 10-20-25 प्रोजेक्ट आप जो भी कहेंगे मैं तुरंत मंजूर कर देता हूँ। और एक प्रोजेक्ट में अगर 500-500 लोगों को ये काम मिलता है तो ये वैल्यू एडिशन, डिज़ाइनिंग और क्वालिटी में अच्छा होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये रोजगार अगर मिलेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ एकदम फास्ट होगी, क्योंकि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। हिस्ट्री, इतिहास, विरासत, संस्कृति सब महत्वपूर्ण है, पर उसके साथ जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक प्रॉब्लम कोई सुलझाए नहीं जाएंगे। टूरिज्म का सेक्टर है ही है, एविएशन में हमारा 22% ग्रोथ है। ये निक्की मैं होम मिनिस्टर में बात करके इसके लिए कोई पैकेज देकर ये टूरिज्म लद्दाख लेह के लिए, क्योंकि श्रीनगर के लिए तो काफ़ी फ्लाइट जाती है, लद्दाख लेह के लिए कोई इंसेंटिव स्कीम टूरिज्म की आती है तो मुझे लगता है कि एकदम अगर आने वाले हवाई जहाज की संख्या बढ़ गई तो वहाँ के रिसोर्ट और होटल की संख्या दुगनी हो जाएगी। फिर एक होटल के पीछे जो रोजगार होगा वो बढ़ेगा। और ऑलरेडी हम उसके लिए होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उन्हीं को वहाँ काम मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि ऐसा एक प्लान आप लद्दाख लेह का एक बनाइए अलग, क्योंकि हर जगह की स्थिति अलग है। कश्मीर, जम्मू का अलग बनाइए और श्रीनगर का अलग बनाइए।
और तीनों प्लान में मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तो चिंता मत करिए, मैं उसके पीछे लगा हूँ। करीब 60,000 करोड़ हम खर्चा कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे बड़े बड़े टनल बना रहे हैं और लगभग कुछ प्रॉब्लम्स थे उसमें भी काफ़ी सुलझाए गए हैं। तो मुझे लगता है कि रोड नेटवर्क में 1-1.5-2 साल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर ये थोड़ा सा टूरिज़्म के हिसाब से जो डेवलपमेंट है और विशेष रूप से वहाँ की जो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स की इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जो एक प्लान, वैल्यू एडिशन, नए इनोवेशन, नए रिसर्च, नई टेक्नोलॉजी, ये पहुँचाने में आप लोगों का जो मार्गदर्शन मिलेगा उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आपने एक अच्छा प्रयास किया है। ये बहुत ज़रूरी है कि जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनको बहुत फ़ायदा होता है। मैं सर आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। मुझे ध्यान में नहीं आया, अभी दिल्ली मुंबई हम लोग एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, 12 लेन का कंक्रीट रोड। ये रोड अगर हम दिल्ली से अहमदाबाद, सूरत, मुंबई बनाते हैं तो लैंड कॉस्ट हमको 6 करोड़ रुपए पर हेक्टर लगती थी। तो हमारे यहाँ मेरे साथ एक IIT का लड़का काम करता है, उसने और हमारे सेक्रेटरी ने बैठकर गूगल पर काम किया और नई अलाइनमेंट तैयार की जो गुड़गांव से निकलती है सवाई माधोपुर, अलवर और झाबुआ, रतलाम, वडोदरा से मुंबई। तो 180 किलोमीटर डिस्टेंस भी कम हुआ और दिल्ली से मुंबई हम लोग 3 साल में ये रोड बनाएंगे। मुझे 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई कार से जाने का रोड बनाना है। वैसे मैं जो कहता हूँ वो बहुत डिफिकल्ट है, पर अभी तक जो बोलता हूँ होते आ रहा है, तो शायद होगा। तो ये रोड के अभी हमने 60% काम अवार्ड कर दिए, लैंड एक्विजिशन हमारा हो गया। मैं आपको इसमें सर एक बड़ी बात बता रहा हूँ, केवल हमने लैंड एक्विजिशन पर 16,000 करोड़ बचाए, क्योंकि ये हाईवे जो हमारा जा रहा है ये बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरिया ऑफ हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ये पूरे ट्राइबल एरिया से जा रहा है। तो हमारी लैंड कॉस्ट आई 80 लाख रुपए पर हेक्टर। अब मैं दिल्ली के इंडस्ट्रीज को कहता जो आता वो गुड़गांव में जाता, जो आता वो नोएडा में घुस रहा है। तो मैं बोला ये 4-4 करोड़ 5 आप उधर जाओ। तो वैसे ये आप अगर मुझे लद्दाख और लेह में जो नए रोड बनेंगे जो उसके इकोनॉमिक ग्रोथ के सेंटर बन सकते हैं ग्रीन, क्योंकि कटरा तक तो मैं बना रहा हूँ ग्रीन हाईवे, दिल्ली से कटरा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर कटरा के बाद उधर के इसमें ऐसी कोई अलाइनमेंट जो नहीं हो सकती है वो भी मुझे सुझाइए, जिसके कारण निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। और ये जो नए एरिया में मैं अक्सर अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी, इनका एक प्रसिद्ध वाक्य मैंने अपने ऑफिस में लिख कर रखा है कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। तो रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है। तो मुझे लगता है कि आपके इसमें से भी, इसमें जो भी प्लान है वो जरूर दीजिए। मैं हमारे MSME, खादी ग्रामोद्योग और हैंडलूम, इनके तरफ से पूरी तरह प्लान खुद तैयार कर रहा हूँ, पर उसमें मुझे ज़्यादा जानकारी वहाँ की नहीं है। अगर आपके अध्ययन से अगर कोई बातें मिलेगी तो निश्चित रूप से हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं आपके इनिशिएटिव के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।